नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले दूध से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों के बारे में, जिसमें हम प्रमुख रूप से दही और पनीर के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम दही जमाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और इसके अलावा पनीर के बारे में कि पनीर में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, क्या उसका संगठन है और किस हिसाब से पनीर उत्तम रहता है। उन सभी बातों की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं दही के बारे में कि दही होता क्या है। दही एक किण्वन दुग्ध पदार्थ है। कैसा है? किण्वक है कि इसका किण्वन होने के बाद में जो दुग्ध होता है उसका किण्वन करके ही हम दही को बनाते हैं, और इसको हम जनरली 21 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। पहले तो गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद उचित मात्रा में उसमें जामन मिलाते हैं और कम से कम उसको 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि ये 8-10 घंटे का जो टाइमिंग होता है ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इसी इंक्यूबेशन पीरियड में वो दही हमारा जम जाता है। दही में जामन की मात्रा कम से कम 101% होनी चाहिए। 1% से कम उसमें जामन होना चाहिए। और टाइमिंग की अभी जब मैंने बात की तो 8 से 10 घंटे में दही जम करके तैयार हो जाता है। कई बार ये टाइमिंग कम ज़्यादा भी हो सकता है। जनरली गर्मियों में थोड़ा कम समय में दही जम जाता है, जबकि सर्दियों में लगभग इसको 10 से 12 घंटे का टाइमिंग लगता है, क्योंकि सर्दियों के कारण से जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कम होती है और गर्मियों में प्रक्रिया थोड़ी जल्दी हो जाती है। इसके कारण से सर्दियों में टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब बात करते हैं दही बनाने की विधियाँ। दही के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दही बनाने की जो वैज्ञानिक विधि है उसमें कुछ एक चरण मैं बताने वाला हूँ। इसमें कुल 5 चरण होंगे, जिसमें सबसे पहले हम दूध का चुनाव करेंगे। दूध का चुनाव करने के बाद में हम उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसको ठंडा करेंगे, और ठंडा होने के बाद हम उसमें जामन मिलाएंगे, और जामन मिलाने के बाद उसको कुछ समय के लिए हम छोड़ देंगे, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो बात करते हैं पहले स्टेप के बारे में कि सबसे पहला स्टेप है अपना दूध का चुनाव करना। तो दूध ऐसा होना चाहिए, स्वस्थ पशु से प्राप्त होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और ऐसा दूध होना चाहिए जिसकी अम्लता 0.17% से कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो दूध फट जाएगा। 0.17% उसमें अम्लता होनी चाहिए। ठीक है। और फिर इस दूध को अपन साफ कपड़े या छलनी से अपन छान लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपना दूध को गर्म करना। दूध ले लिया, अब उसको करेंगे गर्म। गर्म कितने डिग्री पर करेंगे? तो 72 से 75 डिग्री सेल्सियस पर लगभग आधे घंटे तक उसको गर्म करेंगे। और या तो आधे घंटे तक उसको गर्म कर लो, या फिर 10 मिनट तक उसको बॉईल कर लो, उबाल लो। ज़्यादा उबालना नहीं है, इतना ही उबालना है जितना कि वो गर्म हो जाए, उसमें वसा की लेयर्स ऊपर आ जाए। इससे होता क्या है कि उसमें सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इतना हाई टेम्परेचर पे भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से और अधिक समय तक गर्म करने से उसमें लाभदायक और हानिकारक बैक्टीरिया दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या है, दही नहीं जम पाता है। तो हम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लेंगे। लगभग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अपना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने से उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, जिसमें कि लाभदायक और हानिकारक बैक्टीरिया दोनों खत्म हो जाते हैं। तो उसको लगभग 72 से 75 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे तक गर्म करना है, और या फिर 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 मिनट तक उसमें उबाल लेना है। दोनों में से एक टेम्परेचर पर ही उसको गर्म करना है। इससे क्या होता है, उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर उसको ठंडा कर लेते हैं। लगभग वैसे तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कई बार कमती बढ़ती भी हो सकता है। ठीक है। 21 से 22 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा कर लेना है। क्यों करते हैं उसको ठंडा? क्योंकि इस टेम्परेचर पर दूध में जो जीवाणु हैं वो अत्यधिक सक्रिय होते हैं, अत्यधिक प्रसार करते हैं, प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसलिए उसको ठंडा किया जाता है। गर्म दूध में कभी भी जामन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उससे क्या है कि गर्म दूध में जैसे हम जामन देंगे तो गर्माहट के कारण से वो बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं। तो हमेशा दूध को गर्म करने के बाद, ठंडा होने के बाद ही उसमें जामन देना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ आराम से होना चाहिए। और जनरल कितना सामान्य जो रूम टेम्परेचर है उस पर ही उसको ठंडा
करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें जामन मिलाना। जामन की भी अब आगे बात करेंगे। दो प्रकार के जामन होते हैं, शुद्ध और सामान्य जामन। तो जामन मिलाने का भी एक स्पेशल टाइमिंग आता है कि जब उपयुक्त प्रकार से दूध ठंडा हो जाता है तब जाके ही उसमें जामन मिलाना चाहिए। और जामन मिलाने के बाद में उस जामन को दूध में अच्छी प्रकार से मिला भी देना चाहिए। उससे होता क्या है कि जो जामन है पूरे दूध में एक समान रूप से फैल जाए और जामन की मात्रा लगभग 1 से 3% के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस टाइमिंग की जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि दूध को जामन मिलाने के बाद कुछ टाइमिंग चाहिए दही बनने में। ये जो टाइमिंग रहता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये जो जामन हम बना रहे हैं तो इसको अंधेरे में रखना चाहिए। अंधेरे में क्यों रखना चाहिए कि उजाले से उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह पनप सकते हैं, तो इस कारण से अंधेरे में उसको रखना चाहिए। और टेम्परेचर अभी मैंने बता दिया 22 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखना चाहिए। और गर्मियों में 6 से 8 घंटे और सर्दियों में 10 से 12 घंटे। क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि सर्दियों में जो बैक्टीरिया ग्रोथ करने की जो रेट होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए लेट जाकर के दही जमता है। जबकि गर्मियों में हल्की सी गर्मी के कारण से उसमें जो ग्रोथ रहती है उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके कारण से गर्मियों में दही थोड़ा जल्दी जम जाता है। अब बात करते हैं जामन के प्रकार। तो जामन दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध प्रकार का जामन होता है और एक सामान्य जामन होता है। शुद्ध जामन जो होता है ये प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं उनका एक पाउडर तैयार किया जाता है, शुद्ध रूप से पाउडर तैयार किया जाता है। और इसमें एक तो दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है और एक लैक्टोबैसिलस। इस दोनों में से कोई एक प्रकार का जीवाणु से ये पाउडर तैयार किया जाता है और इस पाउडर को हम दही जमाने के लिए काम में ले सकते हैं। ये तो हो गया शुद्ध, क्योंकि ये प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा है। दूसरा होता है सामान्य जामन, जो एक दिन पहले का दही होता है, जिसको अपन जनरली गांवों में यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, एक दिन पहले का दही या फिर छाछ भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस कैसाई होता है या फिर लैक्टोबैसिलस एडिसोफिलस बैक्टीरिया, ये हो सकते हैं। और कभी कभी लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस भी हो सकते हैं। यानी कि जो दूध में दही में बैक्टीरिया पाए जाएंगे वो मुख्य रूप से तो लैक्टोबैसिलस से होती हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस भी बैक्टीरिया से भी अपन दही को जमा सकते हैं। तो ये हो गई अपने दूध की बात में। अब बात करते हैं खोआ या मावा। आपने सभी तो खोआ या मावा खाया होगा। जैसे अत्यधिक जो मिठाइयाँ होती हैं, जैसे बर्फी वगैरह होती है, ये अधिकतर मावे या खोए से बनती हैं। आप जानते हो कि किस प्रकार से खोआ बनता है। खोआ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध को जो जल प्रेजेंट रहता है दूध में उसको बाष्पीकरण द्वारा उस जल को तो निकाल देते हैं और उसको सुखा लिया जाता है। तो ये भी एक दुग्ध पदार्थ है और ये ठोस रूप में होता है। ठोस रूप में लगभग 70 से 75% तक ये ठोस होता है और इसे ही मावा कहते हैं। मावा का जो उत्पादन होता है सामान्यतः भैंस में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भैंस का जो दूध होता है गाय की अपेक्षा गाढ़ा होता है, तो इसके कारण से भैंस के दूध से हमें ज़्यादा मावा प्राप्त होता है। यानी कि लगभग 20 से 23% तक हम भैंस के दूध से मावा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, गाय के दूध से जो मावा प्राप्त होता है वो भैंस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, यानी 18 से 20% तक उसमें मावा पाया जाता है। अब बात करते हैं पनीर की। पनीर तो दोस्तों आपने खाया होगा, ये भी एक दुग्ध पदार्थ है जो कि स्कंदन के कारण से प्राप्त होता है। यानी कि दूध का जब स्कंदन हो जाता है उसके कारण से हमें पनीर प्राप्त होता है। अब ये स्कंदन किस प्रकार से होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि दूध से जो ये पनीर मिल रहा है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और ये क्या काम करता है। तो सबसे ज्यादा जो वो होता है इसमें प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, पनीर में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस का भी एक अच्छा स्रोत है, अच्छे से इसमें पोषक तत्व मिल जाता है। इसके अलावा ऊर्जा देने वाला साधन भी अच्छा है और इसके साथ साथ ये आसानी से पचने वाला पदार्थ भी है पनीर।
पनीर का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, जब हम दूध को उबालते हैं, उबालने के बाद में हम उसमें से कुछ अम्ल ऐड कर लेते हैं। अब ये अम्ल साइट्रिक अम्ल हो सकते हैं, यानी कि नींबू वगैरह को निचोड़ करके, क्यों नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, या टार्टरिक अम्ल भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं, ताकि दूध फट जाए। फटने से क्या है, वो पनीर दूध का स्कंदन हो जाता है और हमें पनीर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि पनीर में होता क्या है। जो चेरदार पनीर होता है, जो सबसे उत्तम किस्म का पनीर होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट घटक जिनकी परसेंटेज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो कम से कम होनी चाहिए। यानी कि उसमें जल की मात्रा 34 से 36% होनी चाहिए, वसा की मात्रा 35 से 37% होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा 24 से 26% और खनिज लवण 3 से 4% होने चाहिए। ये मैंने चेरदार पनीर का संगठन बताया, जो कि सबसे उत्तम क्वालिटी का पनीर होता है। अब इसके लिए पनीर बनाने के, बेस्ट क्वालिटी का पनीर बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, एक तो ये जरूरी है कि दूध अच्छा होना चाहिए, दूध का चुनाव है वो अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात है दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं वो उत्तम होना चाहिए, तभी उसमें उत्तम क्वालिटी का और पनीर बनेगा। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि दूध का पाश्चुरीकरण की मैंने कुछ विधियां बताई गई है, जिसमें एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी मैंने बताया था, और एक ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि स्टेरिलाइजेशन करने से न तो हमें दही प्राप्त होता है और न ही हम उससे पनीर बना सकते हैं, तो उसका स्टेरिलाइजेशन हमको नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला स्टेप आता है अपना दूध का चुनाव करना, कैसा दूध रहेंगे। तो गाय का दूध बेस्ट रहता है पनीर बनाने के लिए, और गाय के दूध को लेकर के हम उसको या तो कपड़े से छान सकते हैं या फिर छलनी से छान सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि शुद्ध कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध कपड़ा जो है उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं, उसको हम दूध को छान लेते हैं, और गाय का दूध बेस्ट है। दूसरी बात आती है पाश्चुरीकरण किस प्रकार से करते हैं, तो मैंने वहां पे 3 विधियां बताई थी, एक तो LTLT और एक HTST और तीसरा UST। तो इसमें हम शुरू की 2 विधियां LTLT काम में ले सकते हैं या फिर HTST काम में ले सकते हैं, दोनों विधियां हम काम में ले सकते हैं, उनके द्वारा हम इसको पाश्चुरीकृत कर सकते हैं। जिसमें हमने ये बताया था कि LTLT जो प्रोसेस है, जिसमें कम तापमान पर और लंबे समय तक उसको गर्म करते हैं, यानी कि लगभग 60 से 62 डिग्री यानी जनरली 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। एक तो ये प्रोसेस था। दूसरा था HTST, जिसमें हम 72 डिग्री सेल्सियस पर, 72 या 73 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 16 सेकंड तक उसको गर्म करते हैं, और उसके बाद में उसको 30 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा कर लेते हैं। ये पाश्चुरीकरण है, यानी कि 2 ही विधियां हम काम में लेंगे, या तो HTST विधि और या फिर HTST विधि। LTLT में तो हम क्या है कम टेम्परेचर रखते हैं और टाइम थोड़ा अधिक रखते हैं, 30 मिनट का टाइमिंग रखते हैं और टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। दूसरी HTST विधि होती है, जिसमें हम टेम्परेचर को हाई रखते हैं और टाइमिंग थोड़ा कम रखते हैं, टेम्परेचर 73 डिग्री सेल्सियस, जबकि टाइमिंग 15 से 16 सेकंड तक टाइमिंग रखते हैं। तो ये थी दूध से हमने पनीर बनाने की विधि। पनीर को फाड़ने के लिए हम या तो साइट्रिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल, कुछ भी खट्टे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूधशाला में बर्तनों की सफाई किस प्रकार से की जाती है। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके वहां पे यूज किए जा सकते हैं। मुख्य उद्देश्य सफाई करने का यह है कि बर्तनों में जो सूक्ष्म जीव है इसको हम बर्तनों से हटा दें, ताकि जो दूध उसमें डाला जाएगा उसको उबालेंगे करेंगे तो उसमें वो बैक्टीरिया वगैरह नहीं मिले, ताकि दूध हमारा खराब नहीं हो। तो इसके लिए बर्तनों की सफाई करना भी जरूरी है, उसमें से सूक्ष्म जीवों को हटाना जरूरी है। तो उसके लिए हम 2 मेथड काम में लेते हैं। वैसे तो 4 मेथड है कुल मिलाकर के, एक एक मेथड को हम काम में लेंगे। तो सबसे पहला मेथड है ड्राई, दूसरा है क्षारीय धावन, इसके बाद अम्लीय धावन और चौथा है वैज्ञानिक विधि। इन चारों विधियों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई मेथड की। ड्राई मेथड इसको शुष्क विधि भी कहते हैं, जो जनरली हम ग्रामीण क्षेत्रों में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की थोड़ी कमी होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो राख है या मिट्टी है उससे ही हम बर्तनों की सफाई करते हैं। जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की विधि अपनाई जाती है। दूसरी विधि है क्षारीय धावन। क्षारीय धावन मतलब इसके लिए हम
क्षारीय केमिकल का उपयोग करेंगे बर्तनों की सफाई करने के लिए। अब इसमें हम दो प्रकार के रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एक है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है ट्राइसोडियम फास्फेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम कपड़े धोने का सोडा के नाम से भी जान सकते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कांच और पॉलिश वाला या फिर काले बर्तन है, इसकी सफाई के लिए ये केमिकल यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा आता है अपने पास ट्राइसोडियम फास्फेट, और इसका हम कोई सा भी बर्तन हो, सभी बर्तनों की सफाई के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल प्रकार का बर्तन चाहिए, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए जो उत्तम रहता है वो कांच के बर्तन या काले बर्तन हो जिस पे पॉलिश की गई हो, तो ऐसे बर्तनों के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट उत्तम रहता है। बाकी सोडियम ट्राइसोडियम सल्फेट, इससे हम किसी भी प्रकार के बर्तन की सफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अम्लीय धावन के बारे में कि अम्लीय धावन में हम क्या यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या है, 1% अम्लीय धावन यूज करते हैं। और वो अम्लीय धावन कौन कौन से होते हैं, या तो वो फास्फोरिक अम्ल हो सकता है, या फिर वो साइट्रिक अम्ल हो सकता है, या फिर वो टाइट्रिक अम्ल होता है। कई बार क्या होता है, जैसे चिकनाई सही ढंग से नहीं जाती, हम उसमें नींबू रगड़ देते हैं, तो नींबू में है क्या, उसमें साइट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल, इमली है, नींबू है, खट्टे पदार्थों में ही तो रहता है। तो अब नींबू को रगड़ने से क्या है, उसमें जो चिकनाई है वो आसानी से हट जाती है। तो इसी विधि को हम अम्लीय धावन विधि कहते हैं। अगली जो विधि है वैज्ञानिक विधि, जो जनरली दुग्धशालाओं में उपयोग होती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको साधारण पानी से धोते हैं, बर्तन जो भी है उसको पहले साधारण पानी से धोते हैं, फिर उसको या तो सोडा से या फिर गर्म पानी से धोते हैं। इससे होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो निकल जाते हैं और दूध हमारा फटता नहीं है। तो ये थी 4 विधियां, जिसमें ड्राई मेथड, क्षारीय धावन, अम्लीय धावन और वैज्ञानिक विधि, ये मैंने आपको बता दी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।